ये आपका सिलेबस जो है 2023 का सिलेबस को हम कंसिडर करके चल रहे हैं। देवेंद्र सर ने आपको बताया होगा कि सिलेबस अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, तो अपन इसी को कंसिडर करके चल रहे हैं और इसी का क्लासेस अभी इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस हो गए। ठीक है, एक मिनट मैं चालू कर लूँ ताकि आपका मैसेज भी देख सकूँ। चलिए, ये जो सिलेबस था 2023 का एग्जाम का सिलेबस है, इसमें माइनिंग सरदार एंड जूनियर ओवरमैन दोनों का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। ओके, तो ये जो पोर्शन है मेथड ऑफ वर्किंग, ये देवेंद्र सर ने चालू कर चुका है। हम पढ़ेंगे क्या, ये एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग मशीनरी। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? ये एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग मशीनरी में जो अंडरग्राउंड में अलग अलग मशीन्स यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और ओपन कास्ट माइंस में भी बहुत सारे मशीन है। सिलेबस में क्या लिखा है और अंडरग्राउंड माइंस में जो मशीनरी यूज हो रहे हैं वो सारा कुछ पढ़ेंगे हम। ओके, ओपन कास्ट माइंस में जैसे शॉवेल, बकेट व्हील एक्सकवेटर, ड्रैग लाइन, ये सारे जो बहुत सारे मशीन्स हैं उसके बारे में सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी पंप वगैरह है नीचे, और भी बहुत कुछ आएगा, लोकोमोटिव, हॉलेज, वाइंडिंग, ये सारा कुछ इसमें अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो चालू करने से पहले एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका नोटिफिकेशन तो दे दिया है, कुछ दिन में फॉर्म भी फिल होना चालू हो जाएगा, लेकिन एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। ओके, तो एग्जाम 6 अप्रैल शायद आप लोगों का लास्ट डेट है। सही बोल रहा मैं? 6 अप्रैल है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का, है ना? मान लीजिए 6 अप्रैल लास्ट डेट है, तो अपने को एग्जाम डेट मान के चलना है 1 मई। ठीक है, ये अपना टारगेट रख लो कि 1 मई को आपका एग्जाम होगा। फिलहाल ये टारगेट रखो, और कुछ भी हो सकता है ना, आगे पीछे 5 दिन ऊपर नीचे रख लो, हो सकता है 25 अप्रैल को ही हो जाए, तो गाली मत देना। बस ये ध्यान रखना कि 1 मई आप टारगेट रखो। ठीक, हो सकता है 10 मई को हो जाए, तो एक सामने टारगेट रहेगा ना कि मेरे पास इतने दिन हैं, तो क्या है, पढ़ाई में एक मन लगा रहेगा। फिर ये रहेगा कि 6 महीने बाद एग्जाम हुआ, 3 महीने बाद एग्जाम हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पढ़ाई से मन हटता है। ठीक है, तो ये 90 दिन मान के चलो। अभी फरवरी खत्म हो गया, 1-2 दिन ही बचा है, तो क्या क्या बचा अपने पास, मार्च और अप्रैल, 60 दिन ही बचा, सॉरी, मार्च और अप्रैल मिला के 60 डेज हैं आपके पास। ठीक है, अब ये एग्जाम कभी भी हो सकता है जून में हो, लेकिन अपने को क्या मान के चलना है कि 1 मई को एग्जाम अपना होगा। क्योंकि लास्ट 2023 का मैंने किसी से सुना कि जैसे ही लास्ट डेट खत्म हुआ 15-20 दिन बाद एग्जाम हो गया, है ना? तो ज़्यादा अपने को टाइम ये नहीं चलना है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। तो इस 60 डेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। ठीक है, प्लानिंग किए बिना कुछ कुछ भी काम संभव नहीं है। आपके घर में शादी होता है तो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना, कि कौन क्या करेगा, कब कब लाएगा सामान, कब आएगा। ठीक है, तो आपको ये प्लानिंग पहले करना है अपना पढ़ाई का, कि कैसे पढ़ाई करूं मैं, है ना, कि ये 60 दिन, अगले 60 दिन क्या करना है मुझे। ठीक है, आपके पास बड़े बड़े टारगेट हैं। सीएमआर बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें से मैक्सिमम 50% को मैं मानता हूँ कि सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सीएमआर है इसको पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, आपका सारा कुछ अपलोड कर दिया गया है, सीएमआर का ये पोर्शन, एक मिनट में खोलता हूँ। ये पार्ट भी टेक्निकल सेक्शन में क्या है, ये सीएमआर मई मुजफ्फर सर। ठीक है, एक तरफ से इसे चालू कर दो पढ़ना। ठीक है, अब बोलोगे इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा, इसको बहुत अच्छे से कराया गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल मैसेज करो व्हाट्सएप में, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, माइनिंग ज्ञान के टीम को पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि मुझे ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, है ना। अगर छोटा मोटा डाउट है तो मुझे खुद करो, है ना। अगर दोबारा क्लास कराना है तो ये भी आप उसे में मैसेज कर सकते हो कि ये वाला पोर्शन अच्छे से नहीं हुआ है, इसको दोबारा करा दीजिए, बिल्कुल कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 दिन ही अपने पास सारा कुछ कवर करना है, तो पैरेलल में ये जो सीएमआर भाई मुजफ्फर सर है, इसे आप चालू कर दो। ठीक है, सीएमआर जितना ज्यादा हो सके इतना अच्छा कंटेस्ट कर लो कि आपका सीएमआर से एक भी क्वेश्चन आया तो नहीं छूटेगा। ठीक है,
उसको अच्छे से करिए। सीएमआर का एक भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे, ठीक है। जो अनएक्सपेक्टेड आते हैं वो तो सबसे नहीं बनेगा, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ मिल रहा है उसे तो कम से कम हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये 60 डेज में आप ये सीएमआर, जो भी हमारे रूल हैं, ओएसएच आ गया है अब उसे, ये सारा जो पोर्शन है उसको एक तरफ से कवर करते चलिए। और ये जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उसमें भी, है ना, उसको तो साथ में चलना ही चलना है। तो इसका प्लानिंग आप खुद से करिए। अगर प्लानिंग करने में दिक्कत हो रहा है, अरे क्या करूं कैसे करूं, तो आप कॉल मैसेज कर सकते हो फैकल्टीज को, ठीक है। आप खुद अपना बेटर प्लानिंग कर सकते हो कि ये मैं इतने दिन में ये कर लूंगा, इतने दिन में ये कर लूंगा। फिर लास्ट के जो 5 दिन है, सॉरी 10 दिन है, उसको रिवीजन जरूर देना है, ठीक है। रिवीजन वाला पोर्शन आपको प्लानिंग में जरूर रखना है, ठीक है। लास्ट के 10 डेज आपको क्या करना है, रिवीजन। ये जब भी एग्जाम नोटिस आया तो ऐसा आप तैयारी करके रखो कि जैसे एग्जाम नोटिस आया आपको रिवीजन करना है। आप मान के चलिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ही पढ़ना है अभी, है ना, क्योंकि ये तो अप्लाई हो चुका है। अप्रैल में और क्लियर हो जाएगा ये। शायद अभी यूनियंस जो कर रहे हैं हड़ताल वगैरह, शायद पिघल जाए सरकार का दिल और उसे अभी लागू ना करे, शायद मतलब वापस ले ले, ठीक है। लेकिन ओएसएच आपका आ चुका है, उसके बेसिस पे ड्राफ्ट भी सीएमआर 2026 वगैरह आ चुके हैं। लेकिन सीएमआर 2026 का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो अभी सिर्फ ड्राफ्ट आया है, उसको लागू होते होते आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप प्लानिंग से पढ़ो, और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई में ही टाइम दो। कम से कम दिन भर में कितना टाइम देना है आपको, 8 आवर्स कम से कम, है ना ये। अब इसके आगे 10 दे दो तो बहुत अच्छा है, ओके, 12 दे दो तो और अच्छा है। मतलब खाना पीना और जो ज़रूरत का चीज़ है उसके अलावा सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है। 7 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सो लिए, ठीक है। 7 घंटा ही ज़्यादा से ज़्यादा सोना है, ओके, क्योंकि 60 दिन कुछ नहीं होता है, देखते देखते यूं ही गुजर जाएगा। तो 8 घंटा अपने दिन भर के 8 घंटे का प्लानिंग करो कि सुबह इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है, दोपहर में इतने घंटे पढ़ना है, और शाम में। कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, वो भी अच्छा है कि लेट नाइट, क्योंकि उस समय शांति रहता है, लेट नाइट पढ़ लो, ओके। और कुछ लोग क्या अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे उस हिसाब से अपना प्लानिंग करना है, ठीक है। या तो ज़्यादा लेट नाइट कर लीजिए, बहुत अच्छा है, या तो अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए। सोने का 7 घंटा किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। और ये 60 दिन जो है, ये बाबू सोना से दूर रहना है। बाबू सोना अगर आपकी सही में ठीक होगी तो वो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो बाबू सोना से थोड़ा सा बोलो कि भैया 60 दिन मुझे दे दो, उसके बाद तो आप ही का हूँ, ठीक है। तो ये 60 दिन थोड़ा बाबू सोना कम कर दो, खाना अपने से खाओ, जरूरी नहीं है बाबू ही खाना खिलाएगी, ठीक है। तो ये आपको अपना लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाना है। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि लाइफ में क्या करना है, थोड़ा डिसिप्लिन ले आओ, ठीक है। जो अननेसेसरी चीजें हैं उसे अभी छोड़ दो, क्योंकि यही जो है, ये 2 महीना ही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, ठीक है। 2 महीना में आप, 2 महीने बाद जो चाहोगे वो आपका सपना पूरा होगा, समझिए। क्लियर हो गया। तो ये अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो प्लानिंग करना है और अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है कि भाई पढ़ाई करना है, ठीक है। दोस्ती यारी भी एक चीज होती है कि लोग अक्सर दोस्ती यारी में टाइम देते हैं, ठीक है। अगर अब वो सच में आपका दोस्त सही होगा तो बोलेगा ठीक है भाई तू पढ़, कोई बात नहीं, है ना। जरूरी नहीं है कि 4 घंटा दोस्ती यारी में देना, ठीक है। थोड़ा कम कर लेंगे, मिलेंगे थोड़ा कम मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो चालू करते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना अपन चालू करते हैं। कोई कंफ्यूजन है? सीएमआर आप चालू कर लो, सिलेबस अपलोडेड है, पूरा आपका फोल्डर बना हुआ है, इस सीएमआर को पूरा कंप्लीट करो, ओके। हाँ, एक चीज और, एक दिन आपने सीएमआर पढ़ा, सीएमआर इतना बड़ा है, जरूरी नहीं है कि पूरा आपको एक बार में याद हो जाए। आप अगले दिन सीएमआर फिर पढ़ना चालू करें तो पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा है पहले उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। अपन कोई शक्तिमान तो है नहीं
कि एक बार पढ़ लिए तो दोबारा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना? धीरे-धीरे अपन भूलते जाते हैं। तो एक टॉपिक आपने आज सीएमआर, एक्ट, रूल जो भी पढ़ा है, अगला टॉपिक पढ़ने से पहले जो कल आपने पढ़ा है उसे आप क्या करोगे? रिवाइज़ करोगे, ठीक है? मशीन रिकॉर्डेड से अभी मत लीजिए, मशीनरी का आपका लाइव क्लास हो रहा है, लाइव क्लास से लीजिए, ओके? हो जाएगा कंप्लीट इस मार्च मार्च में कंप्लीट हो जाएगा ये, उम्मीद है। कहाँ गया आपका सिलेबस? खोल दे दीजिए मुझे। हो जाएगा, मार्च में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रोसेस किया तो सीएमआर को याद रखना। सीएमआर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन है ना, ये नहीं कि पूरा सीएमआर कंप्लीट करके आप रिवाइज करोगे। आपको क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ना है, फिर उस एक टॉपिक के बाद अगला टॉपिक जब चालू करोगे तो पिछला रिवीजन करोगे। मान लीजिए आपने रेगुलेशन नंबर 9 पढ़ा, 3 से 9 है अपना चैप्टर नंबर 2 है ना, नोटिस ऑफ ओपनिंग से लेके लास्ट में नोटिस ऑफ डिसीज तक। ये आपने एक दिन पढ़ लिया, फिर अगला आप जब पढ़ने जाओगे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, रेगुलेशन नंबर 11 में आप जब जाओगे 10 में, तो पिछला जो आपने पढ़ा है पहले उसे रिवाइज करो, फिर अगला पढ़ो, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा सीएमआर एक साथ खत्म कर दिया फिर रिवीजन चालू किए, है ना? तो रिवाइज करते करते किसी किसी का आईक्यू बहुत अच्छा है तो उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे ही करोगे तो आपको सीएमआर का एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, वही सब कवर करेंगे। ओ एस एच एन डब्ल्यू सी को पढ़ना है या नहीं सर? ओ एस एच पढ़िए, ओ एस एच ही आना चाहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग मशीनरी, है ना? माइनिंग में जो जो मशीन्स यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट्स और सेफ सेफ यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी यूज इन अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइन। अंडरग्राउंड माइंस में बहुत लोग पीजीपीटी किए हुए हैं, पीडीपीटी किए हुए हैं, उनको माइंस में जो जो मशीन्स यूज होते हैं उनके बारे में तो पता ही होगा, है ना? फिर भी और बहुत लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा, है ना? तो माइन वेंटिलेशन में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, विनोद सर लेंगे माइंड वेंटिलेशन, उसका टेंशन मत लो, वो थोड़ा सेटअप हो रहा है उनका। कुछ ही दिन में, एक वीक के अंदर माइंड वेंटिलेशन चालू हो जाएगा, है ना? विनोद सर खुद लेंगे माइंड वेंटिलेशन, तो उसका आप टेंशन मत लो, है ना? बहुत अच्छे से वो पूरा कवर हो जाएगा। ये तो एस डी एल है, एल एच डी है, कंटिन्यूस माइनर, शटल कार, क्रशर, कन्वेयर, ब्लास्ट होल ड्रिल्स, ये सारे अंडरग्राउंड माइंस के क्या है, मशीन्स हैं। ओपन कास्ट माइंस की बात करें तो रिपर्स, स्क्रैपर्स, शॉवल्स, ड्रैग लाइन्स, डंपर्स, रोड ग्रेडर, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में जो क्लासेस सॉरी अंडरग्राउंड माइंस में जो मशीन्स यूज होते हैं सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कि एस डी एल, एल एस डी, सी एम, शटल कार, आज इतना अपन कवर करते हैं। बोर्ड में क्लास कब से होगा? असल वही बोर्ड के क्लास में टाइम लग जा रहा था, इस है ना, और क्लासेस चालू भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए अपन अभी ये स्क्रीन वाला चालू किया है। कुछ दिन में बोर्ड भी लग जाएगा, एक वीक के अंदर, तो फिर देखते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हो जाए एक वीक में पूरा, आ जाएगा लाइन पे, है ना? एक वीक में जो आपका क्लास पूरा एक लाइन से आ जाएगा। हिंदी में फिर गूगल ट्रांसलेट ही करना पड़ेगा बॉस, ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही समझते हैं, और जो टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए अपन इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है तो आप किसी भी माइनिंग यान टीम को कॉल करिए, वहाँ से ऐड हो जाएगा, या ऐप में भी मैसेज करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ अपना नंबर मैसेज करिए, ऐड हो जाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैसेज 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 खेलेंगे। पहले चालू करते हैं ना, 1 से 1.5 मंथ मानो, है ना? अप्रैल मिड तक अपन कोशिश है कि पूरा कवर हो जाएगा।
एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग मशीनरी, इसका सिलेबस तो अभी हमने देख ही लिया कि सिलेबस में क्या क्या है। एसडीएल, एलएसडी, कंटिन्यूस माइनर, शटल कार, ये सब आज देखते हैं अपन। पहला मशीन है हमारा एलएचडी। तो पहले जो इजी पेपर बनते थे माइनिंग सरदार ओवरमैन का, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछ देता था एलएचडी का फुल फॉर्म क्या है ना। एलएचडी का फुल फॉर्म ये भी क्वेश्चंस में आए हुए हैं पहले। ओके, हो सकता है पूछ दे, पहले एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि एलएचडी होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है एलएचडी का, है ना। तो दो चार ऑप्शन इसमें और कुछ कुछ दे दिया, हॉलर डंपर लिख दिया, है ना, डंप के जगह डंपर लिख दिया, इस तरीके के तीन चार ऑप्शंस और दे दिया। तो इस तरीके लॉर्ड हॉल डंप, है ना, इसका फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा और क्लियर रहना चाहिए। डंप के जगह डंपर भी कभी कभी लिख देता है ना। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ये छोटी छोटी चीजें वहां गलती हो जाती है। एकदम क्लियर एलएचडी जैसे आया आपको लोड हाउल डंप, है ना, ये माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक, लोड मतलब लोड करता है, हॉल मतलब फेस से लेके जहां भी वो डंप करेगा वहां तक लेके जाता है। हॉल मतलब मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, है ना, हॉल। और डंप मतलब मटेरियल को फिर उस पे गिराना। जैसे बेल्ट कन्वेयर में मटेरियल डंप हो सकता है, माइन टब में मटेरियल डंप होगा, चेन कन्वेयर हो, बेल्ट कन्वेयर, है ना। तो इसका नाम एकदम क्लियर होना चाहिए, लोड हॉल डंप। ये सब ग्रुप में ऐड वैड करने वाला ना, आप ग्रुप में ही मैसेज करिए, ठीक है। या तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, या जो जिसका भी नंबर है माइनिंग ज्ञान का उसको ऐड वाला चीज आप उसमें कर दीजिए। तो ये जो इमेज आपको दिख रहा है यही है लोड हॉल डंप, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में चलता है। इसमें देखिए ये क्या है, बकेट है ना, बकेट है, सबको पता है। एक क्वेश्चन आता है ये कैसा है, टायर माउंटेड है। ये एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन लो एलएचडी से पूछता है, तो यही पूछता है कि एलएचडी कैसा मशीन है। तो इस इमेज को आप दिमाग में पिक्चराइज रखिए कि एलएचडी कैसा है, टायर माउंटेड मशीन है, लोड होल्ड डंप टायर से चलता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ये दो पार्ट में मान लीजिए बटा हुआ है, इसको फ्रंट पार्ट बोलते हैं, इसको बैक वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें बकेट रहेगा, ये इमेज आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से लोड लेता है ना। इसको फ्रंट एंड लोडर भी कहा जाता है ना। फ्रंट फ्रंट एंड लोडर होता है ये एक तरीके का। जो माइंस में जो बड़ा बड़ा पेलोडर चलता है उसे फ्रंट एंड लोडर कहा जाता है। आप ओपन कास्ट माइंस में गए होंगे तो जो पेलोडर जिसे बोला जाता है वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, फ्रंट एंड लोडर। इसका नाम फ्रंट एंड लोडर क्यों है, क्योंकि इसका देखिए बकेट कहाँ है, फ्रंट तरफ है ना। सामने से ही ये क्या करता है, उठा के ऐसे बकेट को आगे की तरफ झुकाता है और अनलोड कर देता है ना। मटेरियल बकेट को ऊपर नीचे करके लोड लेगा और सामने से झुकाकर ही अनलोड कर देगा, है ना। तो लोड हॉल डंप एक फ्रंट एंड लोडर है जो क्या करता है, लोडिंग करता है, हॉलिंग करता है और डंपिंग करता है ना। इसलिए मैंने बोला इसका फुल फॉर्म में डंपर कभी नहीं होगा, है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए डंपिंग करना मतलब मटेरियल को अनलोड करना। तो एलएचडी करता क्या है, एलएचडी अंडरग्राउंड माइंस में मटेरियल को ब्लास्टेड जो कोल ब्लास्टिंग किया हुआ रहता है उस कोल को उठाएगा, हॉलिंग करेगा, बेल्ट कन्वेयर तक या माइन टब तक ले जाएगा और फिर उस माइन टब या बेल्ट कन्वेयर में मटेरियल को अनलोड करेगा, ठीक है। ये इसमें शटल कार और लोडिंग मशीन दोनों का ऑपरेशन हो जाता है। शटल कार आगे पढ़ेंगे, है ना। शटल कार का भी काम यही है कि मटेरियल को लोड करना। लोड वो खुद तो नहीं करता, कंटिन्यूस मैनर उसमें गिराता है और ले जाता है, हॉलिंग करता है और डंप करता है। ये एक इम्पोर्टेंट आया, टायर माउंटेड होता है, ठीक है। टायर माउंटेड होता है, हाँ, सीएम पैनल में स्वाइपिंग करता है, झाड़ू लगाता है, सही बोल रहे हो आप। ये भी पीपीटी अभी क्लास के जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। टायर माउंटेड होता है फोर व्हील ड्रिवन। फोर व्हील ड्रिवन मतलब चारों चक्के में इसका ड्रिवन ड्राइवर लगा हुआ है। मतलब अपन जैसे थार गाड़ी है ना, थार गाड़ी क्या है, चारों तक चक्का क्या करता है, घूमता है, मतलब ताकत चारों चक्के में रहता है। इसलिए ये क्या है, फोर व्हील ड्रिवन है ना। ये जैसे मान लीजिए ऊपर नीचे जगह पे रहेगा तो एक टायर नहीं घूमेगा तो भी बाकी तीन टायर क्या करेंगे, घूमेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फोर व्हील ड्रिवन। सब आएगा, एप्लीकेबल ग्रेडियंट भी आएगा, ठीक है। फोर व्हील ड्रिवन है, लो प्रोफाइल मशीन है, इसका हाइट कम होता है ना।
कैपेबल ऑफ टेकिंग टर्न इन नैरो गैलरीज, नैरो गैलरीज में भी ये क्या कर लेता है, टर्निंग ले लेता है। चलो अब इसका एक छोटा सा वीडियो तुरंत से देख लो, ताकि जो मैक्सिमम लोगों ने तो देखा ही होगा क्योंकि सबने ट्रेनिंग किया हुआ है, लेकिन जो नहीं देखे होंगे या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएगा। अंडरग्राउंड में काम करता है, लेकिन ये सरफेस में कर रहा है ताकि आपको वीडियो को इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि समझ में आए कि अंडरग्राउंड में कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो क्या पूरा सरफेस में है, क्लियर व्यू आएगा। पीछे देखो एक ट्रेलिंग केबल लगा हुआ है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आगे अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक में बताऊँ क्या क्या है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, जो पीछे का ट्रेलिंग केबल है, रील में फोल्ड और अनफोल्ड ऑटोमेटिक होते रहता है। आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, अनफोल्ड होगा, रील है वो खुलेगा, पीछे होगा क्या होगा, केबल इस तरीके से वो काम, हाइट का है, ऑपरेटर व्यक्ति का भी जगह है, ऑपरेटर है रिमोट वगैरह से भी चलता होगा, लेकिन ज़्यादातर ऑपरेटर वाला। और पीछे जो आपको केबल दिख रहा है वो इस तरीके से रील में फोल्ड अनफोल्ड होता जाता है। डंपर, डंपर नहीं है, वो डंप है। गलती से किया हुआ वो किया है। हमारे हमारे जैसा किसी ने बनाया हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि काम कैसे कर रहा है। लोड करेगा, पैक करके फिर अपनी जहाँ अनलोड करना है वहाँ ले जाएगा, और देखो अनलोड कैसे करता है पैकेट को आगे की तरफ। अब आ रही है क्लियर वॉइस। ठीक है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो अनलोड कैसे, हाँ, फिर इस तरीके से फ्रंट एंड लोडर सभी ने देखा होगा, है ना, क्लियर है, इसको अब और देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो इस तरीके से मटेरियल वो थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा होके भी उठा लेगा, और बैक हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। लोड और डंप वीडियो से भी क्लियर हो गया, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है, टॉर्च वगैरह से देख करके वीडियो देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये साफ सुथरा वीडियो था। इसमें क्या क्या हमने देखा, एक मिनट, क्या क्या है ये देख लो। देखो टायर माउंटेड है, चारों तक्के में ताकत रहता है, आगे एक बकेट लगा हुआ है, इसमें ऑपरेटर बैठने का जगह रहता है। ठीक है, ये ऑपरेटर के बैठने का जगह है जिसको अपन ऑपरेटर केबिन बोलते हैं। केबिन के ऊपर में क्या लगा है, कैनोपी। ठीक है, ये जो ऊपर में है इसे क्या कहा जाता है, कैनोपी। जब इसमें पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, है ना। ये रील्स है, केबल रील। इसमें क्या हो गया, ये जो पीछे से आप इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक का जो केबल है ना, तो वो क्या करता है, इसमें फोल्ड और अनफोल्ड होते रहता है। क्लियर हो गया। बाकी कुछ नहीं, दो पार्ट में इसको बांट लो। ये आगे का पोर्शन ऐसे नए कुछ एंगल्स में क्या हो जाता है, वो घूम सकता है। टायर माउंटेड क्लियर है, फ्रंट एंड लोडर ये हो गया। एक मिनट सॉरी, देखो ये इस तरीके से इसका बूम ऊपर भी उठ के फिर डंप करता है। ठीक है, डंपर लिखा है वो गलत लिखा हुआ है ना। मेन फीचर्स क्या क्या है, एलएसडी के मेन फीचर्स की बात किया जाए तो एलएसडी के मेन फीचर्स में आएगा एक टेलीस्कोपिक बूम विथ बकेट, है ना। इसको कि ये क्या हो गया, ये टेलीस्कोपिक बूम हो गया। अब इस बूम में क्या लगा हुआ है, बकेट। ठीक है, आइदर साइड में वो स्विवल्ड हो सकता है, बकेट जो है ऊपर, और हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, दिस इज लोडिंग ऑपरेशन फ्रॉम अ सिंगल पोजीशन। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, और साइड वाइज भी क्या किया जा रहा है, 20 डिग्री वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, ये किस पे ऑपरेट करता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, एक तो हाइड्रोलिक ऑयल, ये जो आपके सिलेंडर्स लगे हुए हैं जिसकी मदद से बूम ऊपर नीचे हो रहा है, ये किससे, हाइड्रोलिक ऑयल की मदद से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, और पीछे जो हमारा ट्रेलिंग केबल लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन ये क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल इसे बोलेंगे, है ना। ऊपर नीचे हो रहा है हाइड्रोलिक ऑयल की मदद से, बाकी पूरा फंक्शन किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इसलिए ये किस पे ऑपरेट करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। इसमें दो हाइड्रोलिक मोटर्स लगे रहते हैं, ठीक है, और these two hydraulic motors in turn drive टू ट्रैक्शन मोटर थ्रू अ क्लोज हाइड्रोलिक सर्किट। एक क्लोज हाइड्रोलिक सर्किट है, उसमें पूरा हाइड्रोलिक ऑयल मूव कर रहा है और हमारा जो पूरा फंक्शन है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किस पे वर्क करता है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये क्या करता है, कोल को लोड करता है फेस से, हॉल एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और डिस्चार्ज कर देता है। किस पे डिस्चार्ज करेगा, या तो चेन कन्वेयर पे डिस्चार्ज करेगा, या बेल्ट कन्वेयर पे, या लो हाइट कोल टब्स पे एट द फ्रंट एंड, सामने की तरफ से। ठीक है, क्या किया इसने, कोयले को लोड किया, लोड करके कहीं कहाँ ले गया, जहाँ चेन कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर या माइन टब है वहां ले गया, और सामने तरफ से ही अनलोड कर दिया। 550 वोल्ट पे चलता है ये शायद, है ना। द मेन चेसिस ऑफ एलएसडी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में इसको बांटा गया है, फ्रंट एंड रियर फ्रेम। बताया मैंने, ये मान लीजिए ये फ्रंट फ्रेम हो गया और ये रियर फ्रेम हो गया, दो पार्ट में ये बटा हुआ है। दो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं। ऑल कंट्रोल पॉइंट्स आर इन ऑपरेटर केबिन, ऑपरेटर केबिन में सारा ही कंट्रोल पॉइंट्स है, जो लीवर वगैरह होता है जिसको खींच के अपन क्या करते हैं, चलाते हैं। फ्रंट एंड रियर फ्रेम इज जॉइंटेड बाई आर्टिकुलेटेड जॉइंट। ठीक है, ये वर्ड को याद रखिएगा, जो फ्रंट और रियर फ्रेम्स हैं एलएचडी के, वो किससे जॉइंट किया गया है, articulated joint which facilitate front and rear frame to swivel through 100 डिग्री ड्यूरिंग टर्निंग। ठीक है, आर्टिकुलेटेड जॉइंट से दोनों जॉइंट, ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन है, ये ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। ठीक है, दोनों को किससे जॉइंट किया गया है, आर्टिकुलेटेड जॉइंट से। इस जॉइंट को ऐसा बनाया गया है कि ये 100 डिग्री घूम सकता है। ठीक है, अपने ही पोजीशन पे, मतलब खड़ा है और इस तरफ 100 डिग्री घूम सकता है, उस तरफ 100। ठीक है, आर्टिकुलेटेड जॉइंट। बकेट में कितना मटेरियल लेता है, मैक्सिमम ये 1 क्यूबिक मीटर का होता है। ठीक है, ज़्यादातर बाकी मॉडल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये 1 से 1.5 क्यूबिक मीटर इसका बकेट का साइज रहता है। ठीक है, तो एक बार में कितना मटेरियल लेगा ये, 1 से 1.5 क्यूबिक मीटर, और जो भी आपके कोयले का डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टन में वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक बकेट का साइज किस में आता है, क्यूबिक मीटर में आता है। ठीक है, क्लियर है। इस मशीन के बकेट का साइज क्यूबिक मीटर में बोला जाता है, जो 1 से 1.5 क्यूबिक मीटर होता है। ब्रेक सिस्टम कैसा होता है, चारों टायर में डिस्क ब्रेक लगे रहते हैं। उसके ब्रेक सिस्टम में दो एक्यूमुलेटर भी होते हैं। ठीक है, जो ऑयल के, जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसके प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर ऐसा सिलेंडर जैसा रहेगा, दो एक्यूमुलेटर लगे रहते हैं, और उस एक्यूमुलेटर में क्या रहता है, जो एक्यूमुलेटर्स हैं उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है हाई प्रेशर में। तो नाइट्रोजन गैस आपका हाई प्रेशर में इसमें रहता है। ये क्या काम करता है, जो आपके हाइड्रोलिक ऑयल है उसके प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, ऑयल प्रेशर को मेंटेन रखता है क्या, एक्यूमुलेटर में जो हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ से अराइज होता है कि जो एलएचडी में एक्यूमुलेटर्स रहते हैं उसमें कौन सा गैस डाला जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस एट हाई प्रेशर, ये सब आप छोटा छोटा नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, 4 डिस्क ब्रेक रहते हैं, और ब्रेकिंग सिस्टम में दो एक्यूमुलेटर्स रहता है। एक्यूमुलेटर्स ऐसा मान लीजिए, दो ठो सिलेंडर, उस सिलेंडर में हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, जो ऑयल का प्रेशर रहता है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। दो हाइड्रोलिक सिलेंडर, आर्टिकुलेटेड जॉइंट्स, फ्रंट और रियर एंड को जोड़ने के लिए क्या यूज हो रहा है, आर्टिकुलेटेड जॉइंट।
ठीक है, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं यही सब क्वेश्चन में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रखना है। बाकी ये तो सबको पता है कि फेस से कोयला लेगा, फिर हॉल करेगा, फिर वहां जाकर डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि एलएचडी किस में डिस्चार्ज करता है, तो चेन कन्वेयर में भी डाल सकता है, बेल्ट कन्वेयर में भी दे सकता है, लो हाइट कोल्ड टब्स में भी दे देगा। तो चार ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको चेन कन्वेयर क्लियर होना चाहिए, बेल्ट कन्वेयर, लो हाइट कोल्ड टब्स वगैरह क्लियर होना चाहिए। एक ऑप्शन कुछ और दे दिया, या तो फिर ऑल ऑफ द एबव इस तरीके का ऑप्शन दे दिया, तो वहां आपको पिक करना है। ठीक है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस बन सकता है, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। टायर माउंटेड क्यों? क्योंकि एसडीएल जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो होता है चेन, चेन माउंटेड, इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादातर बनाया जाता है एलएचडी के लिए। फ्रंट एंड लोडर है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये टायर माउंटेड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसडीएल आपका क्रॉलर माउंटेड होता है। क्लियर हुआ एलएचडी? अब एलएचडी में मेन स्पेसिफिकेशन देखें तो ये एक पर्टिकुलर मॉडल का है, सारे एलएचडी का नहीं है, ये मॉडल का नाम है 811 ई, ताकि आपको मोटा मोटी अंदाजा हो जाए कि हाँ एलएचडी का क्या हाइट वगैरह रहता है, क्या लेंथ रहता है। ये इस मॉडल का है, सारे एलएचडी का नहीं है। बिल्कुल रिकॉर्ड क्लास मिलेगा आधा घंटा जस्ट बाद, आधा घंटे बाद अपलोड होता है वो, आधे घंटे बाद आपका ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। ओवरऑल लेंथ बोला जाए, एलएचडी का ओवरऑल लेंथ कितना हो गया, तो 5 मीटर ओवरऑल लेंथ रहता है। व्हील का बेस 1.8 मीटर हो गया, है ना। ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड से जो क्लियरेंस है ये 0.2 मीटर। ओवरऑल हाइट देखिए, ओवरऑल हाइट क्या हो गया, 1.85, है ना। ये कैसे, एक ह्यूमन बॉडी, जो हमारा एक एवरेज ह्यूमन हाइट देखा जाएगा तो वो लगभग 1.8 मीटर होता है। तो इसको याद रखना है कि इसका हाइट लगभग 1.85, है ना। हमारे ह्यूमन हाइट के एवरेज हाइट याद रखना है, ह्यूमन बॉडी का 1.8 मीटर होता है। तो उसी से लगभग ऐसा है, इस क्वेश्चन में आएगा नहीं, लेकिन अंदाजा धीरे धीरे थोड़ा बहुत होना चाहिए। विड्थ इतना है 1.55 मीटर। ठीक है, आज तक तो ऐसा कुछ आया नहीं कि हाइट कितना होता है, विड्थ कितना होता है, लेकिन आपको अंदाजा हो जाए थोड़ा बहुत। मोटर का पावर देखिए कितना दे रहा है, 37 किलोवाट। स्पीड कितना स्पीड चल सकता है, क्योंकि ये टायर माउंटेड है तो इसका स्पीड क्या हो गया, ज्यादा है ना। क्रॉलर माउंटेड का स्पीड कम होता है। नहीं, ये क्वेश्चन कभी ऐसा बना नहीं है कि हाइट बताओ लेंथ बताओ, है ना, ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, तो हाइट लेंथ विड्थ आपके अंदाजे के लिए है कि इतना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादातर नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका स्पीड कितना होता है, तो 7.2, मतलब ज्यादा टायर माउंटेड है तो स्पीड इसका ठीक ठाक रहता है, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आया, स्पीड क्या है, ठीक ठाक है। अब मोटर का पावर है 37 किलोवाट, टायर का प्रेशर है, टायर में जो हवा डालेंगे वो 80 PSI है। अब मेंशन कर दीजिएगा, मुझसे खोजने में आसानी होगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये स्पीड थोड़ा ध्यान देंगे, टायर माउंटेड में स्पीड ज्यादा होता है। अभी हमने वीडियो देखा कितना स्पीड से काम कर रहा था, है ना, आगे पीछे हो रहा था, तो ये हो गया। अब देखो एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस, जो आपने अभी शुरुआत में पूछा था, तो इसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, 1/8 और फ्लैटर। कितना होना चाहिए, 1/8, मतलब 8 मीटर आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 1 मीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि ये टायर माउंटेड है, इसलिए थोड़ा क्या है, फ्लैट होना चाहिए। अब चेन माउंटेड में थोड़ा ग्रेडियंट में भी काम कर लेगा, है ना, लेकिन क्योंकि टायर माउंटेड है, ज्यादा ग्रेडियंट रहेगा तो क्या करेगा, स्किड करेगा। ठीक है, तो 1/8 और फ्लैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीम का थिकनेस कितना होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा अभी कि अपने मशीन का हाइट ही 1.85 मीटर है, तो सीम का थिकनेस 2 मीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। गैलरी की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो गैलरी जो हमारा बोर्ड एंड पिलर में बनता है उसका विड्थ 4.5 मीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। हॉल डिस्टेंस, मतलब यहाँ फेस से लेकर के बेल्ट कन्वेयर का डिस्टेंस। ठीक है, एसडीएल में यही सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हॉल डिस्टेंस, क्योंकि टायर माउंटेड है, तेज से हम चल सकते हैं, इसलिए 100 मीटर तक भी हम जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन 100 मीटर से यहाँ कम बोला है, लेस देन 100 मीटर। ठीक है, लेस देन 100 मीटर, ग्राउंड प्रेशर 0.34 MPa। बीसीसीएल एग्जाम में 1/6 लिया था,
SDL1in4। आपके EMT में क्या दिया है, किसी को कुछ याद है क्या? सर टॉपिक एंड होने के बाद उस टॉपिक, हाँ ये ठीक है ना, उसको अपन अभी प्लानिंग में नहीं था इसको, चलिए ठीक है, अच्छा बताया आपने, वो बताएंगे। SDL1in4, 1in6, EMT में 1in6 दिया है क्या? डीजे में जो डाटा दिया है उसी को मान के चलेंगे। SDL में तो हमने 1in6 लिया है, ठीक है, ठीक ठीक। हॉल डिस्टेंस क्या है ये पूछ रहे हो? हॉल डिस्टेंस क्या है? फेस से लेकर के अनलोडिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए आपका ये बोर्ड एंड पिलर का फेस है, ठीक है, यहाँ आपका फेस है और यहाँ आपका बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है, तो फेस से लोड लेगा और ये बेल्ट कन्वेयर तक जो डिस्टेंस है इसकी दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस को हॉल डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक ये कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इसको अपन डाउट में रखते हैं ग्रेडियंट को, ठीक, मैं भी इसको देख करके नेक्स्ट क्लास में इसको अपन कंफर्म करेंगे। ओके, तो ये 1in8 जैसा कि बता रहे हो, 1in6 है ना, और SDL1in4 ऐसा बोल रहे हो ना? ठीक, अपन इसको अभी लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है, कि 1in8 है कि 1in6, क्योंकि डीजे डेस्कबुक में जो लिखा है उसको अपन फाइनल मान के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेबल कंडीशंस था LSD का। अब LSD में सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, सेफ्टी फीचर्स देखेंगे। LSD 1in6, ठीक है, कोई ना, इसको डाउट में रखो। SDL1in4, LSD1in6, अभी फिलहाल ज़्यादातर यही आ रहा है LSD का, है ना, ज़्यादातर जो कमेंट्स में आ रहे हैं 1in6, सॉरी 1in6 और SDL1in4, है ना, ये आ रहा है। इसको अपन लेकिन कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको डाउट में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, सेफ्टी फीचर्स देखा जाए तो ऑपरेटर के प्रोटेक्शन के लिए क्या सेफ्टी फीचर्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए ये ऑपरेटर का केबिन जो है ना, उसको कैसा बनाया जाता है? ROPS एंड FOPS, प्रोटेक्ट अगेंस्ट, है ना। ROPS क्या होता है? रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक। और FOPS क्या होता है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब जो आपके ऊपर कुछ गिरेगा पत्थर वगैरह तो वो आपको बताएगा, बचाएगा, ठीक, कैनोपी जो रहता है। तो FOPS हो गया फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, और ROPS हो गया रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब रोल ओवर क्या, आपका मशीन अगर पलट भी गया तो ऑपरेटर हमारा बच जाए। वेट करके देखा दीजिए। LSD का वेट, LSD का वेट होगा यार कुछ टन। हाँ ठीक है, तो ROPS का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, और FOPS का भी पता होना चाहिए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, है ना, ऊपर से कोई पत्थर इसके ऊपर गिरेगा तो भी हमारा ऑपरेटर बच जाए, ऐसा ऑपरेटर केबिन बनाना है। और रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर मतलब जो अगर हमारा मशीन पलट जाए, है ना, रोल ओवर हो जाए, तो भी हमारा ऑपरेटर को चोट ना लगे, तो ऐसा हमारा ऑपरेटर केबिन बनाना है। ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? हाइड्रोलिक सिस्टम होना चाहिए, जिसमें क्या क्या ब्रेक होने चाहिए? सर्विस, इमरजेंसी एंड पार्किंग ब्रेक, है ना, सर्विस ब्रेक भी रहेगा, इमरजेंसी में जो ब्रेक लगाना है वो भी रहेगा, और पार्किंग ब्रेक, आपको काम नहीं करना है, मशीन खड़ी है तो भी आपको ये लगाना है, ठीक है। फायर सप्रेशन, फायर सप्रेशन होता है एक AFDS, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, है ना। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, वो खुद खुद से फायर को डिटेक्ट कर लेता है, आग लगता है वो खुद डिटेक्ट कर लेता है, और सप्रेस भी कर देता है, मतलब उसे बुझा भी देता है। तो इसमें ये भी सिस्टम आपका रहना चाहिए, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम भी होना चाहिए, मतलब जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर हम देखते हैं वो भी कहीं रख देंगे, ठीक है, तो वो पोर्टेबल हो गया। डंपर में भी होता है, सारे जितने मशीन्स होते हैं सब में होता है। आग तो इसमें भी लग सकता है, सिर्फ डंपर में तो आग नहीं लगता, ठीक है। तो AFDS आपके LSD में भी होता है। विजिबिलिटी मतलब आपका लाइटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए,
है ना, इसमें लाइट, ये भी सेफ्टी फीचर्स में आता है। ठीक है, रिवर्स अलार्म, ऑडियो विजुअल अलार्म जो बोलते हैं। ठीक है, एवीएस, एवीएस होना चाहिए, रिवर्स करेंगे तो क्या बजेगा, ऑडियो विजुअल अलार्म, सॉरी एवीए। ठीक है, ऑडियो विजुअल अलार्म। कैमरा होना चाहिए, ये आपके सेफ्टी फीचर्स में आता है। इंजन एंड सेफ्टी कंट्रोल, कैसा कंट्रोल होना चाहिए इंजन, आपका डिवाइस शट ऑफ हो जाए कब, जब अगर टेम्परेचर, यदि एग्जॉस्ट में आप देखोगे कि टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो आपका मशीन खुद ब खुद शट ऑफ हो जाएगा। ये इंजन एंड सेफ्टी कंट्रोल है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, अर्थिंग जो हम बोलते हैं, घर वगैरह में हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो इस तरीके से एक अर्थ कंडक्टिविटी प्रोटेक्शन रहता है ना, ताकि वो अगर कुछ भी ऐसा होता है, पायलट कोर ब्रेक होता है, कोई सा भी केबल ब्रेक होता है, तो वो खुद ब खुद बंद हो जाए। एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स वर्ड क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स होता है क्या है, कंफर्ट, है ना। एर्गोनॉमिक्स से आप ये समझिए कि जैसे एक कुर्सी है, कुर्सी को कैसा बनाना चाहिए, कुर्सी को ऐसा बनाओ कि बैठने वाले को पूरी कंफर्ट हो, मतलब अगर 6 फीट का आदमी भी बैठ जाए तो भी आसानी से बैठ जाए, और 5.5 फुट का आदमी बैठे तो भी आसानी से बैठे, उसको अनकंफर्टेबल ना हो। ठीक है, तो एर्गोनॉमिक में यही देखा जाता है कि हमारा जो एवरेज बॉडी डायमेंशन है वो उस जगह फिट हो जाए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, सीट सस्पेंशन, अच्छा सीट होना चाहिए, सीट बेल्ट्स वगैरह उसमें होने चाहिए, है ना। एर्गोनॉमिक कंट्रोल्स टू रिड्यूस ऑपरेटर फटीग, एर्गोनॉमिक कंट्रोल से ये समझिए कि कंट्रोल्स जो है वो ब्रेक तक पैर पहुंचे, चाहे वो 6 फीट का ऑपरेटर बैठे तो भी ब्रेक तक पैर पहुंचे, और अगर 5 फुट, 5.5 फुट का ऑपरेटर भी बैठे तो भी उसका पैर वहां तक पहुंच जाए, है ना। तो ये होता है एर्गोनॉमिक कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सेफ्टी स्विच, एसडीएल में रहता है डेडमैन स्विच, इसमें नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी एसडीएल में वो चीजें आएंगे। ठीक है, तो ये था एलएचडी। सेफ्टी फीचर्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एफडीएसएस का फुल फॉर्म आ जाता है, आरओपीएस एफओपीएस क्या है ये पूछ लेता है, कितने टाइप के ब्रेक होते हैं ये पूछ लेता है, सर्विस, इमरजेंसी एंड पार्किंग ब्रेक। ठीक है, लाइटिंग आपका सेफ्टी फीचर्स में आता है कि नहीं ये पूछ लेगा, ऑडियो विजुअल अलार्म, ठीक है, कैमरा, ये सब आपके सेफ्टी फीचर्स में आते हैं। ठीक है, 85 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो शट ऑफ हो गया। ठीक, ओके। अब अगला आपका मशीन क्या है, एसडीएल, साइड डिस्चार्ज लोडर। इसका नाम ही पड़ा साइड डिस्चार्ज लोडर, क्यों, क्योंकि इसमें जो मटेरियल होता है वो कहाँ से डिस्चार्ज होता है, साइड से। इस इमेज को देखिए, मटेरियल कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, बकेट के साइड से, है ना, साइड से डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा साइड डिस्चार्ज लोडर। क्लियर है, इसका नाम साइड डिस्चार्ज लोडर क्यों पड़ा। इंपॉर्टेंट, क्रॉलर माउंटेड होता है, एलएचडी क्या होता है हमारा, टायर माउंटेड, लेकिन जो हमारा एसडीएल है वो कैसा होता है, वो हमारा क्रॉलर माउंटेड होता है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसका बकेट कैपेसिटी 1.5 क्यूबिक मीटर, एलएचडी ज्यादातर 1 क्यूबिक मीटर का आता है, और एसडीएल जो है 1.5 क्यूबिक मीटर का आता है। ये क्या करता है, एक्सटेंडेड अप टू 1 स्विवल प्लस माइनस 20 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब इस तरफ भी 20 डिग्री और इस तरफ भी 20 डिग्री क्या कर सकता है, स्विवल कर सकता है ना, और ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, वो तो पता ही है, ऊपर नीचे तो होगा ही, और साइड तरफ भी क्या करेगा, +-20 डिग्री वो घूम सकता है ना, ऊपर नीचे कितना, अप टू 90 डिग्री रेज कर सकता है ना, और बिलो में मतलब अपने लेवल से नीचे भी 6 डिग्री वो क्या कर सकता है, अपना बकेट को डाउन कर सकता है। ठीक है, इसमें भी यही होता है सेम एलएसडी जैसा, कि ब्लास्टेड फेस से वो कोयले को लेगा और ट्रेवल करेगा फेस से लेकर के डिस्चार्जिंग में, जहां आपको अनलोड करना है। पहले क्या होता था, जब चेन इसके अंदर नहीं लगा रहता था तो बकेट को टिल्ट करके अनलोड करते थे, लेकिन जब मॉडर्न चेन बकेट टाइप में एसडीएल में एक स्मॉल चेन कन्वेयर इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ द बकेट, मतलब ये जो बकेट आपको दिख रहा है यहाँ भी क्या है, एक चेन कन्वेयर फिट किया गया है। ठीक है, जब अनलोड करना रहता है तो ये चेन कन्वेयर को ऑपरेट करेंगे तो वो अंदर ही क्या करेगा, फ्यूल बोले तो अगल बगल, मतलब साइड तरफ वो घूम सकता हो, ऐसा है ना।
अंदर, बकेट के अंदर एक चेन कन्वेयर लगा रहता है, ठीक है, चेन कन्वेयर लगा रहता है। जब मटेरियल को डिस्चार्ज करना होता है तो ये चेन कन्वेयर क्या करेगा, अंदर ही अंदर ऐसे घूमेगा, ठीक है, अंदर अंदर ऐसे घूमेगा और मटेरियल को क्या करेगा, साइड से डिस्चार्ज कर देगा। तो एसडीएल में यही डिफरेंस है एलएसडी और एसडीएल में, कि ये साइड से डिस्चार्ज करता है, किसकी मदद से, बकेट के अंदर ही एक स्मॉल चेन कन्वेयर लगी रहती है। हाँ, एक इसमें देखो, ट्रेवल डिस्टेंस इसका मिनिमम ऑफ 20 मीटर है ना, ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस नहीं दिया गया है, मतलब कम से कम 20 है, 20 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं 2 पिलर के डिस्टेंस से ज्यादा इसको ट्रेवल ना करवाओ, है ना, क्योंकि ये क्या है, चेन चेन माउंटेड है। अब चेन माउंटेड है, क्रॉलर माउंटेड है, तो इसकी स्पीड कम रहेगी चलने की, ठीक है, स्पीड कम रहेगी। आप 100 मीटर इसको ले जाओगे फिर लाओगे तो क्या है, इसकी उतना जो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी मशीन की, ठीक है। तो इसका ट्रेवल डिस्टेंस क्या करते हैं, कम रखते हैं, 20 से 50 मीटर। दो, है ना, दो पिलर, मतलब एक पिलर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर का अपन देखे हैं, है ना, एवरेज बोलो, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, 30 30 60 मीटर ज्यादा से ज्यादा। तो 2 पिलर से ज्यादा इसका डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस ना रखा जाए, ये भी इसमें बोला गया है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। उसका ट्रेवल डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वो टायर माउंटेड है, वो दौड़ते दौड़ते पहुंच जाएगा। ये चेन माउंटेड है, धीरे धीरे चलेगा, इसलिए इसका ट्रेवल डिस्टेंस कम कर दिया गया है। ये साइड से मटेरियल डिस्चार्ज करता है। इसके बकेट के अंदर में चेन कन्वेयर लगा हुआ है, 1.5 क्यूबिक मीटर का बकेट होता है ना। ये सब मोटा मोटी चीजें आपको ध्यान में, डिफरेंस याद ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। इसका भी जल्दी से एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। है ना, इसमें भी देखिए क्रॉलर, पीछे इलेक्ट्रिक केबल लगा हुआ है ना। और इसमें देखिए ऑपरेटर पीछे की तरफ बैठा हुआ है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एसडीएल में ऑपरेटर पीछे की तरफ हुआ है। ये बकेट से उठाया, एक मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, अच्छा स्पीड बढ़ा हुआ, ठीक है। वो वहां ले गया, क्या किया, ज्यादा से ज्यादा कितना ही डिस्टेंस वो कवर किया आप देखो, है ना, एक पिलर से ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया, और वहां उसका माइंड टब रखा हुआ है, ओके। वो माइन टब के ऊपर में ले जाएगा बकेट को और साइड से डिस्चार्ज कर देगा। देखो माइन टब के, वो बकेट को टिल्ट नहीं किया, उसने क्या किया, बकेट को टिल्ट नहीं किया, अंदर का चेन कन्वेयर चालू हो गया और पूरा मटेरियल कहाँ हो रहा है, माइन टब में डिस्चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही एसडीएल का फंक्शन है। ठीक है, तो ये ऐसी है बस, मटेरियल यहाँ फेस से लेगा, ये कोल फेस है, यहाँ से कोयला ले रहा है और वो ले जा करके कहाँ कर रहा है, माइन टब में गिरा दे रहा है। सॉरी। एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, ठीक, अब ये कंफ्यूजन है कि 1 in 4 है कि 1 in 6, इसको अपन अगले क्लास में क्लियर करेंगे। मान के चलो अभी, क्योंकि ये क्रॉलर माउंटेड है, ये ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट में भी चल सकता है, ठीक है, इस ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट में चल सकता है, इसलिए इसका ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और कम दिया गया है, मतलब सॉरी और ज़्यादा दिया गया है कि ग्रेडियंट, ज़्यादा ग्रेडियंट में चल सकता है ना, 1 in 4, ठीक। रूम हाइट देखिए 1.5 मीटर, and loading onto conveyor 2.4 meters for loading onto standard coal tubs, ओके। जो इसका हाइट है, ये जो हाइट बता रहा है ना, ये हाइट है, अगर कन्वेयर बेल्ट में डालेगा तो 1.5 मीटर बोला गया है, कम से कम, मिनिमम है ना, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 1.5 मीटर रहेगा कन्वेयर में डालेगा तो। और अगर कोल टब, माइन टब में डालेगा तो इसका हाइट कम से कम 2.4 मीटर होना चाहिए, ओके। प्रेशर वगैरह ग्राउंड में इतना प्रेशर डालता है 0.103 एमपीए। शॉर्ट हॉल डिस्टेंस अप टू 1 पिलर, ठीक है, 1 ही पिलर, मतलब इसका हॉलिंग का डिस्टेंस क्या है, शॉर्ट है, वो 100 मीटर तक था, किसमें, आपका एलएचडी। अगर आपका बेल्ट कन्वेयर या माइन टब दूर है तो वहां आप क्या यूज करोगे, एलएचडी यूज करोगे, लेकिन आपके फेस से एक
पिलर के डिस्टेंस में क्या है आपका माइन टब या बेल्ट कन्वेयर है जिसमें डिस्चार्ज करना है, तो आप क्या यूज करोगे, एसडीएल यूज करोगे, है ना। तो शॉर्ट हॉल डिस्टेंस के लिए क्या यूज किया जाता है, एसडीएल की यूज किया जाता है। रूफ का कंडीशन कैसा होना चाहिए, गुड रूफ। मेरे माइनस 1/5 था तो आसानी से चल जाता। हाँ तो 1/4 मानिए, ठीक। इसमें भी 1 इन लिमिटिंग रेंज 1/4 दिया है, 1/5 दिया है, लेकिन इसको अपन कंफर्म करके ही बताएंगे, है ना। ठीक है, तो एसडीएल के ये सब एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस हो गए। अब देखो सेफ्टी फीचर्स एसडीएल में क्या है, जो आप बता रहे थे, डेड मैन स्विच। डेड मैन स्विच क्या होता है, जब तक आपका फुट ऑपरेटेड स्विच होता है, दैट हॉल्ड्स द मशीन इफ ऑपरेटर रिलीज इट। जैसे ही मशीन से पैर हटा लेगा, ऑपरेटर का पैर अगर उससे पैडल से हट गया, तो वो क्या हो जाएगा, डेड मैन स्विच। मतलब आपका मशीन वहीं खड़ा हो जाएगा, 1 इंच भी नहीं हिलेगा। ठीक है, जैसे कहा गया, ये ऑपरेटर यहाँ बैठा है ना, उसका पैर फुट में क्या है, जब जब तक उसमें पैर रखा रहेगा, तो आपका जब तक उसमें पैर रखा रहेगा तो मशीन चलेगा। जैसे ही पैर हटाया, फुट ऑपरेटेड स्विच होता है, जैसे ही उससे पैर हटाया तो मशीन वहां खड़ी हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि ऑपरेटर बेहोश हो गया तो मशीन अपना कहीं भी चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि डेड मैन स्विच यही है कि ऑपरेटर अगर नहीं बैठा है तो मशीन नहीं चलेगी जब तक ऑपरेटर उसमें बैठेगा नहीं। ठीक, एक है ऑडियो विजुअल अलार्म, ये सभी में रहता है, इसमें भी है, वार्निंग सिग्नल देगा जैसे ही वो मूवमेंट करेगा। प्रोटेक्टिव कैनोपी, इसका भी कैनोपी कैसा रहेगा, आरओपीएस एंड एफओपीएस, रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। रोल ओवर हो गया तो भी बचाएगा ऑपरेटर को, और कुछ मटेरियल उसमें फॉल हो रहा है तो भी बचाएगा। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप होगा, इजिली एसेसेबल स्विचेस टू इमीडिएटली कट पावर, है ना। मतलब जो स्विचेस है वो ऐसे जगह रहे जहां आसानी से अपन पहुंच सके इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए। मतलब ये एक सेफ्टी फीचर्स क्या है, इमरजेंसी स्टॉप करने के भी स्विच रहेगा उसमें। और लो ऑयल हाई टेम्परेचर कट ऑफ, सेंसर इसमें लगे रहेंगे कि अगर मशीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो कट हो जाए, मशीन बंद हो जाए अपने आप, है ना। ताकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें आग लगने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो फायर को प्रिवेंट करने के लिए या मैकेनिकल फेलियर को बचाने के लिए क्या है, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर 1/6 आ रहा है तो अपन इसको मान के इसको फाइनल करते हैं कि एसडीएल का लिमिटिंग ग्रेडियंट हो गया 1/4 और एलएचडी का लिमिटिंग ग्रेडियंट हो गया 1/6। ठीक है, ये फाइनल मानिए। क्लियर है, एल एच डी 1/6, एच डी एल 1/4। इसको मैं सुधार करके अपलोड करूंगा। ठीक, चलिए दो मशीन हो गया, एस एल एच डी और एस डी एल। ठीक है, अगला मशीन है आपका कंटिन्यूअस माइनर। कंटिन्यूअस माइनर के बारे में भी सबने सुना होगा कि कंटिन्यूअस माइनर क्या होता है, कैसे काम करता है ना। और बहुत लोगों ने तो पीडीपीडी आजकल मैक्सिमम माइंस में तो कंटिन्यूअस माइनर जा ही रहा है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो कंटिन्यूअस माइनर कुछ इस तरीके का मशीन होता है जहां आपको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं करना है। ये कटिंग मशीन कहलाता है। ये क्या है, एक कटिंग मशीन है जो कोयले को खुद से काटता है, ये रोटेटिंग ड्रम से, है ना। ड्रम रोटेट करता है, उसमें कटिंग पिक्स लगे हुए हैं। ये कटिंग पिक्स क्या करेगा, आपके कोयले को काटेगा, कोयला कट करके नीचे गिरेगा। ये गैदरिंग आर्म लगे हुए हैं, ठीक, गैदरिंग आर्म लगा हुआ है। ये गैदरिंग आर्म क्या करेगा, गैदरिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, गैदरिंग आर्म का मतलब क्या होता है, कोयले को इकट्ठा करना। ये कोल कट करेगा, गैदरिंग आर्म कोयले को इकट्ठा करके ये बीच में चेन कन्वेयर लगा हुआ है, चेन कन्वेयर की मदद से पीछे की तरफ से डिस्चार्ज करेगा। अब कंटिन्यूस मैनर के साथ मैक्स ऑलवेज क्या कॉम्बिनेशन यूज होता है, शटल कार का। इसके बाद अपन शटल कार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं कंटिन्यूस मैनर का। लेकिन वाटर सिम होगा तो 1/6 पर भी एल एच डी। हाँ, वाटर सिम में तो वो स्किड करेगा ही, है ना। ठीक, बिल्कुल।
देखो ये कंटिन्यूअस मैनर और शटल कार के कॉम्बिनेशन में काम करता है। ये कंटिन्यूअस इस वीडियो में देखोगे तो यहाँ क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस मैनर देखिए कटिंग कर रहा है, कटिंग करके नीचे गिर रहा है कोयला, और गैदरिंग सॉरी उसके गैदरिंग आर्म है वो क्या कर रहे हैं, ये बीच में जो चेन कन्वेयर लगा हुआ है इसके तरफ कोयले को ढकेलते हैं, और चेन कन्वेयर से पीछे ये डिस्चार्ज एंड होता है, ठीक है, डिस्चार्ज एंड से क्या करता है, कोयले को गिराता है शटल कार में। देखो कोयले को कहाँ गिराया, डिस्चार्ज एंड से शटल कार में। शटल कार कुछ इस तरीके से होता है ना। शटल कार ऊपर से पूरी तरीके से खुला रहता है, यहाँ ऑपरेटर बैठने का एक जगह है, ऑपरेटर उसमें खुद बैठता है, ये रिमोट से नहीं चलता, कंटिन्यूअस माइनर रिमोट से चलता है। देखिए यहाँ जो ऑपरेटर खड़ा है ये रिमोट से कंटिन्यूअस माइनर को चला रहा है। ओके, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस माइनर काम करता है, ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा। वो शटल कार देखिए अपना कोयला लेके चला गया, ठीक है। अब दूसरा शटल कार वेटिंग में रहता है, जैसे ही एक शटल कार गया दूसरा शटल कार आ रहा है, और वो देखिए इस तरीके से काम कर रहा है ना। इसमें देखो ये क्या है, गैदरिंग आर्म है, ये आपका रोटेटिंग ड्रम है, कटिंग ड्रम बोलते हैं, इसमें कटिंग पिक्स लगे हुए हैं। ये चेन कन ये पहले का ये पहले इस तरीके का मॉडल था। मेन यही है, ये कटिंग कर रहा है, नीचे कोयला गिर रहा है, कोयला क्या कर रहा है, गैदरिंग आर्म की मदद से पीछे भेजा जाता है ना। ठीक है, बहुत लोगों ने तो देखा भी होगा। शटल कार का केबल का लेंथ कितना होता है ऐसा, सर ये सेंट शड है या डड, हाँ वो शेयरर होता है बड़े भाई, शड और डड जो आप बोल रहे हो वो शेयरर होता है लॉन्ग बॉल बेयरिंग में। ठीक है, ये कंटिन्यूअस माइनर है। ये चेन कन्वेयर ऐसे ही होता है, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अभी चलता हुआ चेन कन्वेयर ऐसा ही होता है। ओके, शटल कार दिख रहा है कैसे काम कर रहा है, आगे हम पढ़ेंगे शटल कार तो क्लियर होना चाहिए, है ना। केबल लगा हुआ है, टायर माउंटेड होता है शटल कार, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये देखो ऑपरेटर बैठा है मस्त अटक के शटल कार में, इस तरीके से कोयला कुछ डिस्चार्ज होता है। अब ये क्या किया शटल कार ने, ये कहलाता है फीडर ब्रेकर। ठीक है, ये जो आप अभी इमेज देख रहे हो ये कहलाता है फीडर ब्रेकर। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। तो ये सारे चीजें आपका कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस माइनर कोयला देता है शटल कार में, शटल कार कोयला देता है फीडर ब्रेकर में, फीडर ब्रेकर कोयला देता है बेल्ट कन्वेयर में। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर किसमें फीडर ब्रेकर दे दिया बेल्ट कन्वेयर में, है ना। ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिर ये बाहर चला गया कोयला, फिर बाहर का तो अपन नहीं जानते, बाहर जो हो रहा है अभी हम सिर्फ अंदर का देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें दो तरीके से काम होता है, एक होता है कि पहले कंटिन्यूअस मैनर काटेगा, फिर क्वाड बोल्टर नाम का एक मशीन है वो अंदर घुसेगा, वहां बोल्टिंग करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेस चेंज मेथड। प्लेस चेंज मेथड में क्या होता है, जो कंटिन्यूअस मैनर होता है, प्लेस चेंज मेथड में कंटिन्यूअस माइनर क्या करेगा, कोयला कट कर देगा, लगभग अंदर 6 मीटर तक घुस के कोयले को काट दिया। ठीक है, 6 मीटर क्या हो गया, एक्सपोज रूफ हो गया, फ्रेशली एक्सपोज रूफ हो गया। तो उस 6 मीटर को पहले क्या करना पड़ेगा हमें, 6 से 12 मीटर, मान लो 10 मीटर अंदर तक काट लिया, वो फ्रेशली एक्सपोज रूफ हो गया, तो वहां अंदर घुसेगा, क्वाड बोल्टर बोलते हैं या रूफ बोल्टर बोलते हैं। ये मशीन जाएगा अंदर और वहां बोल्टिंग कर देगा। ठीक है, बोल्टिंग करेगा, फिर जब तक ये बोल्टिंग करेगा तब तक कंटिन्यूअस मैनर क्या करेगा, किसी और फेस में जाके कटिंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। रूफ बोल्टिंग जो होता है वो नॉर्मली 1.2 इंटू 1.2 मीटर के 1.2 इंटू 1.2 मीटर, उसका डिस्टेंस जो होता है दो रूफ बोल्ट के बीच में 1.2 मीटर, है ना। इस तरीके का रूफ बोल्टिंग होता है। प्लेस चेंज मेथड में ये हो गया। उसके बाद इन प्लेस मेथड एक होता है, इन प्लेस मेथड में ये जो कंटिन्यूस मैनर है इसमें क्वाड बोल्टर का अरेंजमेंट हम जोड़ देते हैं, मशीन कटिंग और बोल्टिंग एक साथ करता है। सीएम और शटल कार कितना वोल्ट यूज करती है, हम्म,
बस वही मैं पढ़ा रहा था, बोल्टर माइनर, सीएम और शटल कार का वोल्ट। एक मिनट, लास्ट में बताया गया होगा इसमें, नहीं है क्या, 650 क्या, नहीं, ठीक है, वोल्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को 11 kV तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं 11 kV बहुत ज्यादा हो जाएगा, 650 वोल्ट था। अंडरग्राउंड माइन 650 वोल्ट है क्या शायद, 1.1 kV। ठीक है, जो कंफर्म हो वो मैसेज कर दो, बाकी इसको तो भी अपन डाउट में रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको भी अपन, दो चीजें हो गई, एक ग्रेडियंट वाला और एक ये वोल्ट वाला, है ना। और एक होता है ये क्वाड, सॉरी, रूफ बोल्टर आ गया। अब एडवांस क्या मशीन आ गई, एडवांस मशीन आ गई रूफ बोल्टर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है हमें, मतलब रूफ बोल्टर हो गया। अब इस मेथड में भी क्या किया जाता है, अच्छा ये तो सेम स्लाइड आ गया, फिर उसका एडवांस मशीन आ गया, कंटिन्यूस मैनर के साथ ही रूफ बोल्ट मशीन क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूस मैनर के साथ ही रूफ बोल्ट वाला मशीन जुड़ा रहेगा, आपका कटिंग भी होगा, फिर कुछ देर के लिए कटिंग रोकेंगे और वहीं क्या कर देगा, ये बोल्ट वाला एक्टिव हो जाएगा, और काम करेगा, या आपका कटिंग भी हो रहा है और बोल्टिंग भी साथ में होते रहेगा। ठीक है, नीचे गैदरिंग आर्म है, कोयला जा करके शटल कार में चला जाएगा। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, इसको बोलते हैं कटिंग ड्रम। ये जो इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका कटिंग ड्रम। ओके, कटिंग ड्रम किस मशीन से रिलेटेड है, तो याद रखना आपका कंटिन्यूस मैनर से। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, कटिंग पिक्स। ठीक है, कटिंग पिक्स। गैदरिंग आर्म, अंदर में क्या है, गैदरिंग आर्म, तो गैदरिंग आर्म किस मशीन से रिलेटेड है, तो आपका कंटिन्यूस मैनर से। ठीक है, ये जो दो ठो हाइड्रोलिक दिख रहा है आपको ऊपर नीचे करने के लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोलिक। ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये हो गया आपका बूम। ओके, ये ट्रैक्शन, जहाँ से सारा कुछ आपका मोटर वगैरह चल रहा है वो ट्रैक्शन, ये पीछे में जो जगह है वहाँ। और चेन कन्वेयर। ओके, क्रॉलर माउंटेड होता है, ये याद रखना है, क्रॉलर माउंटेड होता है। और बीच में कौन सा कन्वेयर लगा हुआ है, ये जो जाके कोयला डिस्चार्ज करता है उसमें चेन कन्वेयर लगा हुआ है। ये सारे मेन पार्ट्स है आपके सीएम के। ठीक है, सीएम में सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, तो प्रॉक्सिमिटी एंड कोलिजन प्रिवेंशन के लिए क्या रहता है, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब आसपास, है ना, प्रॉक्सिमिटी एक सेंसर लगाया जाता है उसमें, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी सामने उसके खड़े हो गया तो वो सेंसर उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा, है ना, और क्या करेगा, मशीन को रोक देगा। ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन सिस्टम, this system use electromagnetic field generators on the machine. If a worker enters a stop zone, the machine automatically halts timing and conveyor function. ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन सिस्टम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर होता है, अगर मशीन के सामने स्टॉप जोन में अगर कोई वर्कर आ गया तो मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, रेडियो रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से ये मशीन चलता है, जो कंटिन्यूस मैनर है वो किससे चलेगा, रिमोट कंट्रोल से चलेगा। ऑडियो विजुअल अलार्म इसमें भी रहेगा, मैक्सिमम जो मूव करने वाले मशीन्स होते हैं उसमें ऑडियो विजुअल अलार्म रहता ही रहता है। ओके, प्री स्टार्ट वार्निंग हॉर्न रहता है, चालू करने से पहले एक वार्निंग हॉर्न रहेगा। और रिवर्सिंग अलार्म, रिवर्स करोगे तो भी आपका मशीन ऑडियो विजुअल अलार्म करेगा, मशीन मूव करेगा। ठीक है, मूव करने से पहले भी ऑडियो विजुअल अलार्म, सारा कुछ उसमें सेफ्टी फीचर्स में रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछ भी दिया था, कि मीथेन डिटेक्ट करने के लिए कुछ रहता है क्या कंटिन्यूस मैनर में, तो मीथेन डिटेक्टर उसमें लगा रहता है। ओके, मीथेन डिटेक्टर लगा रहता है, मिथेनोमीटर मान लीजिए, उसमें सेंसर लगा हुआ है, माउंटेड ऑन द कटर फ्रेम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर गैस लेवल, कटर फ्रेम में ही, है ना, जो कटर फ्रेम है, जो आपका कटर फ्रेम है इसी में सेंसर लगा हुआ है, जो कंटिन्यूसली क्या मॉनिटर करेगा, आपका मीथेन गैस को। ठीक है, क्योंकि कटिंग हो रहा है वहां, आपके स्पार्क हो रहे हैं, और अगर मीथेन गैस डिटेक्ट हुआ, स्पार्क वैसा सफिशियंट रहा कि मीथेन गैस को एक्सपोजन कर सकता है, इसलिए मीथेन सेंसर लगा रहता है उसमें। ठीक है, और क्या होगा, वाटर स्प्रे सिस्टम रहेगा आपका, जब तक वाटर स्प्रे नहीं होगा तब तक आपका जो कटिंग ड्रम है वो नहीं घूमेगा। हाई वाटर प्रेशर स्प्रे रहता है, जो कटिंग बिट्स से डायरेक्ट कटिंग बिट्स की तरफ जाता है, वो कोल डस्ट को सप्रेस कर देगा, है ना।
और स्पार्क होने भी नहीं देगा। इसलिए वाटर स्प्रे सिस्टम भी रहेगा। सीएम में वाटर जेट स्प्रे नहीं होता है, अगर उस मशीन में नहीं था तो वो मशीन को बाईपास किया गया था, है ना। इंडिया में क्या किया जाता है, बाईपास किया जाता है। अगर किसी को देखा होगा किसी मशीन में सीएम में कि वाटर स्प्रे नहीं था, तो वो बाईपास किया गया होगा, क्योंकि हमको तो प्रोडक्शन से मतलब है, मरे चाहे जिए कोई मतलब नहीं अपने को, है ना। तो इसलिए वाटर स्प्रे सिस्टम रहता है। इसके दो फायदे होते हैं, एक कोल्ड डस्ट सेपरेस हो जाएगा, और जो हमारा पिक्स है उसको कूल रखेगा, है ना, ताकि स्पार्क वगैरह ना हो जाए। स्पार्क होगा तो अगर गैस गलती से वहां मिल गया तो गैस को इग्नाइट कर देगा। स्क्रबर्स रहते हैं, वो डस्ट कलेक्टर कहलाता है ना, डस्ट वगैरह को कलेक्ट करेगा, जो रेस्पिरेबल डस्ट है उसको एक जगह कलेक्ट करेगा। वाटर इंटरलॉकिंग भी रहेगा। वाटर इंटरलॉकिंग क्या होता है कि कटिंग हेड तब तक नहीं घूमेगा जब तक उसमें सफिशिएंट वाटर प्रेशर अवेलेबल ना हो डस्ट सेपरेशन के लिए। मतलब जो वाटर स्प्रे सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है, तो ये जो इंटरलॉकिंग वर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपका कटिंग मशीन भी नहीं घूमेगा। ठीक। तो वाटर इंटरलॉकिंग सिस्टम भी रहेगा। ये सारे सेफ्टी फीचर से ध्यान रखना है। मैकेनिकल सेफ्टी देखा जाए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक, तो इमरजेंसी स्टॉप स्विच रहेगा। एक स्विच ऐसा रहेगा जिसे हम दबा दिए तो स्टॉप हो गया। फेल सेफ ब्रेक्स, मतलब मान लीजिए आपका किसी कारण से हाइड्रोलिक ऑयल वाला जो ब्रेक है वो काम नहीं किया, तो एक ब्रेक हमारा स्प्रिंग अप्लाइड रहेगा। ठीक है, एक ब्रेक कैसा रहेगा, स्प्रिंग अप्लाइड रहेगा, कि उसको हम जब अप्लाई करेंगे तो मशीन हमारा एक जगह खड़ा हो जाए, चाहे वो स्टीप ग्रेडियंट में ही क्यों ना हो। फायर सप्रेशन इसमें भी रहेगा, ऑटोमेटिक वाला भी रहेगा, मैनुअल भी रहेगा। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम जो हमने पढ़ा वो भी रहेगा, मैनुअल भी रहेगा। ठीक है। ट्रैम सेफ्टी स्विच, इसमें भी डेड मैन वाला स्टाइल का एक स्विच रहेगा। ओके। जब तक उसमें सफिशिएंट प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो मशीन मूव नहीं करेगा। जितने भी उसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगेंगे, वो किस तरीके के कंपोनेंट रहेंगे, या तो इंट्रिंसिकली सेफ रहेंगे या फ्रेम प्रूफ कंपोनेंट रहेंगे, है ना। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें यूज हो रहा है, तो उसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कैसे कंपोनेंट्स रहेंगे, या तो इंट्रिंसिकली सेफ रहेंगे या फ्लेम प्रूफ कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है। मीथेन मीटर वाला एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका आया हुआ है। वाटर स्प्रे वाला भी है, वाटर इंटरलॉकिंग, ये सब चीजें, स्क्रबर, है ना। तो इनमें से कौन सा सेफ्टी फीचर्स नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है ना। कौन कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस मैनर। अब 1 बज गया, शटल कार थोड़ा सा है, खत्म करते हैं फिर। ज्यादा हो गया क्या? अ, ये तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया। चलो 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं शटल कार, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। शटल कार अभी वीडियो में हमने देख लिया, ऊपर से कोयला लेता है, टायर माउंटेड होता है। ओके, ये लोडिंग एंड है, इधर से लोड करेगा और इधर से अनलोड करेगा। डिलीवरी पोजीशन ये है। ये ट्रेलिंग केबल का रील, इसमें ट्रेलिंग केबल घूमते रहता है, जैसे हमने एलएसडी में देखा वैसे ही ट्रेलिंग केबल देख दिया। ठीक है। शटल कार क्या होता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, लो हाइट टायर माउंटेड है। ठीक है। फ्लैट ओपन टॉप में रहता है। ऑन द बॉटम ऑफ देयर इज स्लो स्पीड चेन कन्वेयर। हाँ, जो टॉप में जो है इसमें स्लो स्पीड चेन कन्वेयर रहता है। ठीक है। ये जो दिख रहा है इसमें चेन कन्वेयर अंदर में लगा रहता है, ताकि ये चेन कन्वेयर जब चलेगा तो मटेरियल क्या होगा, अनलोड होगा। ठीक है। तो चेन कन्वेयर कहाँ लगा हुआ है, अंदर में लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ऊपर से फ्लैट ओपन रहता है और अंदर से चेन कन्वेयर, स्लो स्पीड वाला चेन कन्वेयर लगा रहता है। ये भी, है ना, 6 डिग्री और लेस रहता है इसका भी ग्रेडियंट। फ्लोर ऑफ द रोडवे वाटरी नहीं होना चाहिए क्योंकि टायर माउंटेड है। हाइट ऑफ गैलरी 1.2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। विड्थ 4.2 मीटर से भी 4.2 मीटर या उससे ज्यादा ही रहना चाहिए, क्योंकि विड्थ, इसको मूवमेंट के लिए विड्थ चाहिए, है ना, हाइट चाहिए। ओके। हाइट देखिए 1.2 भी है तो चल जाएगा, क्योंकि इसका हाइट को क्या बनाया जाता है, कम बनाया जाता है। लोडिंग अनलोडिंग वही है, सेम। लोडिंग द चेन कन्वेयर एंड अनलोडिंग द सेम कन्वेयर इज डन 45 से 60 सेकंड में हो जाता है। ठीक है। अनलोडिंग वाला काम, लोडिंग भी 45 से 60 सेकंड में हो जाएगा, अनलोड भी आपका 45 से 60 सेकंड में हो जाएगा। कैपेसिटी देखिए 2.5 से 14 टन, मतलब ये मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे कम कैपेसिटी वाला 2.5 टन का आता है, सबसे ज्यादा 14 टन वाला भी शटल कार आता है। ट्रैवलिंग स्पीड टायर माउंटेड है इसलिए 6 किलोमीटर पर आवर। लोडेड और अनलोड मतलब खाली है एसडीएल, सॉरी शटल कार, तो 8 किलोमीटर पर आवर।
शटल कार कहाँ प्लेस किया जाता है? कंटिन्यूस माइनर के नीचे प्लेस किया जाएगा और कार को फिल किया जाएगा और ट्रेवल करेगा डिस्चार्ज करने के लिए। ये 150 मीटर तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर शटल कार का स्पेसिफिकेशन है। हाइट वाइट पूछता नहीं है, हाइट लेंथ विड्थ कितना होता है। टोटल नंबर ऑफ मोटर्स 4 होते हैं, ये ध्यान रखिए, है ना। ग्राउंड क्लियरेंस 10 फीट, 10 फीट नहीं 10 इंच। कन्वेयर स्पीड जो है आपका, बीच में जो चेन कन्वेयर लगा उसका स्पीड है। कन्वेयर का डिस्चार्ज टाइम 20 सेकंड। ये सब कुछ खास नहीं है। ये हो गया। इसमें भी शटल कार में जो जैसा सीएम में था उसी तरह से प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन सिस्टम रहेगा। आसपास कोई रहेगा तो मशीन रुक जाएगा। कैनोपी जिसमें भी रहेगा क्योंकि इसमें ऑपरेटर बैठता है। देखिए कंटिन्यूस मैनर में कैनोपी नहीं था क्योंकि इसमें ऑपरेटर नहीं बैठता। इसमें ऑपरेटर बैठता है, इसलिए कैनोपी कैसा रहेगा? रोल ओवर और एसओपी, मतलब अपन पढ़े थे ना, रोल ओवर प्रोटेक्शन और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का प्रोटेक्शन दोनों रहेगा। ठीक है। ब्रेक फेल हो गया तो स्प्रिंग अप्लाइड ब्रेक रहेगा। केबल कैसा रहेगा आपका? ट्रेलिंग केबल पीछे रहेगा, है ना। ऐसा बनाया जाएगा कि अगर उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ या अर्थ लीकेज हुआ तो पावर खुद ब खुद कट ऑफ हो जाए। विजिबिलिटी देखा जाएगा, एक कंट्रोल मैनर के लिए कम से कम दो, तीन ले लिए, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो तीन भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम दो शटल कार एक कंटिन्यूस मैनर के लिए चाहिए। विजिबिलिटी में देखा जाए तो लाइटिंग भी आपका सेफ्टी फीचर्स फीचर्स में आ जाता है, कैमराज वगैरह भी सेफ्टी फीचर्स में आ जाता है। ये क्वेश्चन एक पूछा था, मतलब चार कॉम्बिनेशन लिख दिया था कि कंटिन्यूस मैनर कोयला देगा शटल कार को, शटल कार गिराएगा फीडर ब्रेकर में। ठीक है, ये क्या है? फीडर ब्रेकर। और फीडर ब्रेकर कोयला कहाँ गिराएगा? बेल्ट कन्वेयर में। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर में। ये कॉम्बिनेशन आपको पूरी तरीके से याद रखना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे ये कर सकता है कि सीएम गिराया शटल कार में, शटल कार बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर के बाद फीडर ब्रेकर, इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन दे दिया, है ना। फिर कुछ अलग कॉम्बिनेशन दे सकता है। फीडर ब्रेकर अगर हमको नहीं पता है क्या है तो डायरेक्ट सीएम गिरा दिया फीडर ब्रेकर में, इस तरीके का ऑप्शन दे सकता है। लेकिन आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि कंटिन्यूस मैनर शटल कार को कोयला देता है, शटल कार ले जाके फीडर ब्रेकर में ही गिराता है, फीडर ब्रेकर से फिर फर्दर बेल्ट कन्वेयर में कोयला आपका ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 3 मशीन्स 4 मशीन्स आज हमने पढ़ लिया। बाकी का आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। आगे क्या है आपका? क्रशर, कन्वेयर और ब्लास्ट होल ड्रिल के अंडरग्राउंड के 3 मशीन्स बच गए। क्रशर आपके सरफेस में भी रहता है, ये दोनों में आ जाएगा। कन्वेयर बेल्ट पढ़ेंगे अपन, ब्लास्ट होल ड्रिल्स, है ना। और फिर ओपन कास्ट के ज़्यादातर तो मशीन्स आपने देखे हुए हैं। ओपन कास्ट मशीन्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, उसको अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।